प्रश्न 2018 सीबीएसई। पहला प्रश्न, चतुर्थ क्रियाकलापों की महत्ता का मूल्यांकन कीजिए। चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों ने आर्थिक वृद्धि के आधार पर अधिकांश प्राथमिक व द्वितीयक क्रियाकलापों से रोजगारों को प्रतिस्थापित कर दिया है। प्रश्न दूसरा, मुंबई में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पहला, गुजरात और महाराष्ट्र के कपास क्षेत्रों की निकटता है, क्योंकि यहाँ काली मृदा पाई जाती है। दूसरा, नम्र जलवायु व सस्ता तथा पर्याप्त श्रम की उपलब्धता। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। पहला, वायु परिवहन सबसे तीव्रगामी साधन है। दूसरा, मूल्यवान पोत भार को तीव्रता से विश्व स्तर पर गतिवान बनाया जा सकता है। चौथा, भारत विश्व के एक लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थान क्यों है। उत्तर, पहला, अनुकूल जलवायु दशाओं का होना। दूसरा, अनेक विरासत स्थल, ऐतिहासिक स्थल तथा मनोहरी दृश्य भूमियों का होना। प्रश्न 5, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला, वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। दूसरा, वृद्धि मूल्य निरपेक्ष है जबकि विकास मूल्य सापेक्ष होता है। प्रश्न 6, प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना की जांच कीजिए। प्रादेशिक नियोजन संकल्पना का आश्रय किसी क्षेत्र विशेष के विकास करने अथवा विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने से है। प्रश्न 7, कोलकाता समुद्री पतन के समक्ष उपस्थित प्रमुख समस्या का उल्लेख कीजिए। कोलकाता पतन। उत्तर, कोलकाता पतन हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद प्रमुख समस्या है जो इसे समुद्र से जोड़ने का मार्ग प्रदान करती है। प्रश्न 8, नीचे दिए गए आरेख चित्र का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इस पाई डायग्राम में 6 चित्रों को दिखाया गया है विभिन्न चिन्हों के माध्यम से, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न, कस्बों और नगरों के किस वर्ग में सबसे अधिक जनसंख्या दिखाई गई है। जो उत्तर है वह प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा प्रथम वर्ग, क्लास 1 वर्ग। कस्बों और नगरों में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या दिखाई गई है। प्रश्न 8.2, इस वर्ग के कस्बों में जनसंख्या के उच्च संकेंद्रण होने के 2 कारणों को स्पष्ट करें। पहला, रोजगार की सुविधाओं का होना। दूसरा, शिक्षा तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का होना। प्रश्न 9, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जलमल की गुणवत्ता का बहुत निम्नीकरण हुआ है। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 1, घरेलू और जलमल के अपशिष्ट जल का अनुपचारित रहना। दूसरा, कृषि में उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अतिशय अर्थात अधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप स्वच्छ जल प्रदूषित होता है। तीसरा, सांस्कृतिक गतिविधियां मेले, पर्यटन, तीर्थ यात्रा तथा उद्योग अनेक अनचाही
वस्तुओं को जल में छोड़ते हैं और जो जल को प्रदूषित करती है। इनमें चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र, रसायन उद्योग भी मुख्य हैं। प्रश्न 10, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, छोटे पैमाने के उद्योग स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जबकि बड़े पैमाने के उद्योग विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती और निकटवर्ती में लाया जाता है। 2, छोटे पैमाने के उद्योग सामान्य शक्ति से चलित मशीनों का उपयोग करते हैं, जबकि बड़े पैमाने के उद्योग विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तीसरा, छोटे पैमाने के उद्योग कुशल और अर्धकुशल श्रम का उपयोग करते हैं तथा बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जबकि बड़े पैमाने के उद्योग अधिक उत्पादन करते हैं, बड़ी पूंजी अपेक्षित होती है। प्रश्न 11, आदिम समुदाय पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर रहा और फलतः मानव का प्राकृतिकरण हुआ। कथन की पुष्टि कीजिए। 1, आदिम समाज प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर रहता है। प्रकृति एक शक्तिशाली बल है जो पूज्य, सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। दूसरा, सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। तीसरा, वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं तथा पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देते हैं। प्रश्न 12, हर जनवरी में फसल कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जागी रोड में जॉन बेल मेला लगता है और संभवतः यह भारत का एकमात्र मेला है जहां वस्तु विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। इस मेले के दौरान एक बड़े बाजार की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न जनजातियों तथा समुदायों के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में जनजातीय समुदायों के जीवन में वस्तु विनिमय व्यवस्था के मूल्यों को न्यायसंगत ठहराइए। जागी रोड में इस प्रकार से हमने देखा, असम से में गुवाहाटी से 35 किलोमीटर जॉन वैली वेला जागी रोड में एक जनजातीय सभा लगता है जहां वस्तु विनिमय प्रथा आज भी जीवित है। तो इसका उत्तर है, वस्तु विनिमय की इस व्यवस्था से जनजातियों की अपनी विशेष पहचान को स्थायित्व मिलता है। दूसरा, मेले के माध्यम से मिलनसार संबंधों तथा जनजाति समुदायों के मध्य परस्पर सहयोग विकसित होता है। तीसरा, इससे साथ साथ बढ़ना अर्थात विकासोन्मुख होना, सर्व कल्याण तथा उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। प्रश्न 13, विश्व में सड़क परिवहन की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, सड़कें प्राकृतिक आपदा के दौरान तथा मौसम की प्रतिकूल दशाओं में अनुपयोगी है। दूसरा, यातायात की मांग को सड़क जाल पूरा नहीं कर पाता है, जिस कारण सड़कों पर दबाव बढ़ता है। तीसरा, सड़कों के निर्माण
और उनके रखरखाव के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। प्रश्न 14, भारत में जल संभर प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण धरातलीय जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन और संरक्षण की विधियां किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। पहला, जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत बहते जल को रोकना, भूम जल का संचयन और पुनः भरण शामिल है, जो तालाबों, पुनः भरण कुआं आदि द्वारा किया जाता है। हरियाली। दूसरा, हरियाली एक जल संभर विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। तीसरा, जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है। चौथा, नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश और अखाड़ी संसद राजस्थान में विभिन्न जल संग्रहण संरचना जैसे अतः प्रवन, तालाब, रोक, बांध आदि बनाए गए हैं। वर्षा जल संग्रहण। पहला, परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण ग्रामीण क्षेत्रों में झीलों, तालाबों, जोहरों, सिंचाई तालाबों आदि में एकत्र किया जाता है। दूसरा, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं को स्थानीय रूप से कुंड और टंका कहते हैं। इनकी संरचना घरों के निकट अथवा गांव में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तीसरा, जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाता है तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार लाता है। फ्लोराइड और नाइट्राइट्स जैसे संदूषकों को कम करता है, मृदा अपरदन व बाढ़ को रोकता है। प्रश्न 15, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत अधिक प्रारंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। कथन की जांच कीजिए। उत्तर, सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय और जैव ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये सभी स्रोत सतत पोषणीय हैं। दूसरा, ऊर्जा के ये स्रोत अधिक समान रूप से वितरित है। ये पर्यावरण अनुकूल है, लंबे समय के बाद सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। पवन ऊर्जा की तरह अन्य अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत पूर्णतः प्रदूषण मुक्त हैं। महासागरीय धाराएं ऊर्जा का उपरमित भंडार गृह है। जैव ऊर्जा भी ऊर्जा का संभावित स्रोत है जो लकड़ी जलावन के दबाव को कम करती है तथा वनों को भी बचत भी करती है। पांचवा, भूतापीय ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जाता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है तथा इसे ऊर्जा के प्रभावी स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। अब 16 प्रश्न। निम्नलिखित स्वेज नहर के मानचित्र का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, उस देश का नाम लिखिए जिसके बीच ये नहर गुजरती है। मिस्र वह देश है जहां से स्वेज नहर गुजरती है। इस नहर से जुड़े सागरों के नाम लिखिए। भूमध्य सागर और लाल सागर, दोनों सागरों को यह नहर मिलाती है।
इस नहर को हिंद महासागर के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? पहला, यह यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को कम करता है। यह लिवरपूल और कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तमाशा अंतरीप मार्ग की तुलना में घटाता है। उत्तमाशा अंतरीप मार्ग अर्थात गुड कैप मार्ग के नाम से भी जाना जाता है उसे। तीसरा, यह समय और ईंधन की बचत करता है। प्रश्न 17, भोजन संग्रह एवं आखेट जनजाति समाजों के जीवन निर्वाह के लिए आदिम कालीन आर्थिक क्रियाएं हैं, परंतु आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का व्यापारीकरण भी हो जाता है। इस कथन की जांच कीजिए। उत्तर, संग्रहकर्ता कीमती पौधों की पत्तियों, छाल और औषधि पौधों को एकत्र कर बाजार में बेचते हैं। दूसरा, छाल का उपयोग कुनेन, टेनिन, पत्तियों का प्रयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को बनाने, रेशों से कपड़ा आदि बनाया जाता है। तीसरा, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए एकत्रित किया जाता है। चौथा, पेड़ के तने का प्रयोग लेटेक्स, रबर, बलाटा, गोंद आदि का विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पांचवा, उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि भोजन संग्रह जैसी आर्थिक क्रियाओं का व्यापारीकरण हुआ है। प्रश्न 18, जनसंख्या के घनत्व शब्द को परिभाषित कीजिए। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। जनसंख्या का घनत्व लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जनसंख्या के घनत्व इक्वल टू जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। भौगोलिक कारक जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं। इन कारकों का आप व्याख्या करें इन बिंदुवार। प्रश्न 19, भारत के राष्ट्रीय महामार्गों की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय महामार्गों का निर्माण एवं रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है। दूसरा, इन सड़कों का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए किया जाता है। तीसरा, इनका उपयोग सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री एवं सेना के आवागमन के लिए होता है। चौथा, ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शनों को जोड़ते हैं। पांचवा, राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्रा 1.4% है, लेकिन सड़क यातायात के लगभग 40% भाग का वहन करते हैं। इनके विकास, रखरखाव और प्रचालन की जिम्मेदारी NHAI भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की है। प्रश्न 20, भारत में जनसंख्या की दशकीय और वार्षिक वृद्धि दरें दोनों बहुत ऊंची है और समय के साथ निरंतर बढ़ रही है। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। 1921 उत्तर 1921 से 1951 के दशकों में जनसंख्या की वृद्धि स्थिर रूप में आलेखित की गई है। स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया, लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रही। 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन पट के कारण हुआ। औसत वार्षिक वृद्धि दर ऊंची रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यही
वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को प्रारंभ किया गया। अर्थव्यवस्था में सुधार, लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ने भी जनसंख्या का उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर उच्च रही। यद्यपि अब जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है, फिर भी वृद्धि बनी हुई है। प्रश्न 21, संसार के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में दिखाए गए 5 भौगोलिक लक्षणों ABCDE की पहचान कीजिए और सही नाम निम्नलिखित जानकारी की मदद से उनके पास खींची गई रेखाओं पर लिखिए। समुद्री पतन, आप देख सकते हैं समुद्री पतन नॉर्थ कैप, यह है नॉर्थ कैप। जहां लिखा हुआ है इसका नाम है नॉर्थ कैप। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन बी जहां लिखा हुआ है अरब सागर के ठीक ऊपर, जहां लाल सागर है तो अरब प्रायद्वीप के ऊपर जो है वह अदन की खाड़ी है, वहां तो उसका नाम है अदन की खाड़ी। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश सी, आप देख सकते हैं कि जहां सी लिखा हुआ है वह है कहर। ठीक है, कहर नहीं, जर्मनी में है रूर प्रदेश। ठीक है, यह जर्मनी में है रूर प्रदेश। डी, चलवासी पशुचारण का महत्वपूर्ण क्षेत्र, चलवासी पशुचारण का महत्वपूर्ण क्षेत्र, ये मेडागास्कर में आप देख रहे हैं चलवासी पशुचारण का क्षेत्र डी, जहां यह मेडागास्कर है साउथ अफ्रीका के बगल में। मेगा सिटी ई, मेगा सिटी कौन सा है, तो यह हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील में है और ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो जो है इस शहर का नाम है। भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लक्षणों को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य, तो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य ये असम, चाय असम में। दूसरा, मयूरभंज लौह अयस्क खनन क्षेत्र, मयूरभंज आप जानते हैं कि मयूरभंज कहाँ पर है, मयूरभंज मयूरभंज आप देख रहे हैं कि इस मानचित्र में यह मयूरभंज जो है वह उड़ीसा राज्य में है मयूरभंज। उसके बाद आता है कर्नाटक। प्रश्न, कर्नाटक के महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र, तो कर्नाटक के महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र, कर्नाटक में जो स्टील इंडस्ट्री है उसका नाम है भद्रावती। प्रश्न चौथा, केरल के दक्षिणतम अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन, तो दक्षिणतम अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन जो है वह क्या है, कोची। इसका सही उत्तर होगा केरल में जो है कोची है, वैसे त्रिवेंद्रमपुरम भी दिया हुआ है लेकिन आप कोची लिखिए। उत्तर भारत में 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला नगर, उत्तर भारत में
10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला नगर, तो यह उत्तर भारत दिल्ली होगा। इस तरह 2018 का प्रश्न पत्र का आंसर कंप्लीट हुआ।